उत्तर प्रदेश में बिजली की बात की जाए तो 10% रेट बढ़ा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम कई मुद्दे हैं और सीएम भी कई बयान देते हुए दिखाई दिए। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी उनसे बात करते। सर, उत्तर प्रदेश में 10% बिजली की रेट बढ़ा दी गई, क्या कहना चाहिए? देखिए, बिजली मिल कहाँ रही है, पहले ये बताइए। गांव से लेकर के शहर तक बिजली की कटौती है, रात दर रात लाइट नहीं आ रही है, लोग मर रहे हैं बिजली की कटौती के कारण। क्या सरकार की कोई जवाबदेही उसके प्रति है? अपने गरीब लोगों के लिए, अपने मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनका ढिंढोरा सरकार पीटती है कि ये वर्ग हमारे साथ खड़ा रहता है, हमको वोट देता है, आज उसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा करके बिजली का रेट बढ़ाने का काम कर दिया। पहले ही जहाँ पे महिलाएं बिजली का मीटर लेकर के डीएम के कार्यालय पहुंच गई थी विरोध में, विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़ा हुआ था और गांव स्तर पे खास करके लाखों लाख बिजली का बिल आ रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस पर बिजली का रेट पहले ही सरकार ने बढ़ा दिया। सरकार जो है आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है। आज इतनी बड़ी आपदा आ गई है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए बिजली नहीं है, गैस नहीं है, डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है और हमारे नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, कमाई का कोई स्रोत है नहीं, महंगाई चरम पर है। क्या सरकार भूल गई है कि ये जनता उनके प्रति निर्भर थी, उनके प्रति उन्होंने वोट डाला था, एक बार दो बार नहीं, चार चार बार वोट डाला है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे प्रदेश की बात हो। मुझे लगता है मोदी जी से लेकर के योगी जी सब ये बात भूल गए। सर, बात कीजिए कि मऊ में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का एक प्रोग्राम था जहां उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खुले में जो गुंडे जो है वो जीप में मतलब खुले जीप में पिस्तौल लेकर हिंदुओं को धमकाने की धमकी करेंगे तो उनकी खैर नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की अब भाषा अब आप सुनिए। मुद्दे की बात मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे। इतने विभागों में भ्रष्टाचार चल रहा है, लोगों से वसूली की जा रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी उल्टा लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे क्योंकि एक ही मुद्दा उनके पास बच गया है। लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े आप निकलवा लीजिए और मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछिए, क्या वो सही में लॉ एंड ऑर्डर बढ़ा है, मतलब बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में पहले से? एनसीआरबी का डेटा कहता है कि और बद से बदतर सबसे अगर कोई राज्यों में है तो उत्तर प्रदेश राज्य है। महिला सुरक्षा के प्रति हो गए, नौजवानों के प्रति हो गया और खास करके पिछड़े और दलितों के प्रति हो गया। अगर सबसे ज्यादा अपराध के मामले हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, लोग थाने जाते हैं, अपनी रिपोर्ट दर्ज करते हैं, लेकिन थाने से जब लौट कर आते हैं उनके प्रति रिपोर्ट, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और बाबा जी का बुलडोजर उनके घर पे खड़ा हो जाता है। ये क्या न्याय, ये कैसा न्याय है? क्या एक ही जाति, एक ही वर्ग के प्रति उनकी संवेदनशीलता है? तो मुख्यमंत्री जी को पारदर्शिता से ये सवालों का जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने सर कहा है कि सड़कों पर हम नमाज पढ़ेंगे, कोई इसको रोक नहीं सकता है। दो टूक बात उन्होंने कही है। देखिए, मुझे लगता है कि ईद हो भी गई और किसी ने सड़क पे नमाज पढ़ी भी नहीं। और कहीं ना कहीं कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या फिर कोई भी त्योहार हो, बहुत से कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो जिनके प्रति कहीं जगह नहीं होती तो वो अपना त्योहार सड़कों पे या फिर पब्लिक प्लेसेस में मनाने का काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी मुहिम थी कि सब सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे। हमने तो इतने सालों से ईद देखी, आज तक किसी को सड़क पे नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये बेबुनियाद मुद्दे हैं जो उठाए जाते हैं खास करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे बड़ा कोई भी ये रोटी सेकने का काम नहीं करता। आज मुद्दों पे बात होनी चाहिए, नौजवानों की बात होनी चाहिए, उनके पेपर लीक की बात होनी चाहिए, उनके बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। और लगातार अगर कोई भी नौजवानों के साथ खड़ा है, उनकी बात को उठा रहा है तो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी। सर, वही एक और सवाल कि जिस तरीके से हैदराबाद में एक सांसद ने कहा है कि हिंदू का जब त्योहार रहता है, उनकी रैलियां रहती है, उनके जब टेंट लगते हैं तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती, क्यों हम जब नमाज पढ़ते हैं तो इसी को मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? हिंदुओं के जब पर्व, जो फेस्टिवल त्योहार होते हैं, सड़कों पर लोग रैली निकालते हैं, वो भी टेंट लगाकर सड़कों पर निकलते हैं, टेंट लगाते हैं, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? देखिए, आज हमारे राजनीति का स्तर क्या हो गया है? सबसे बड़ी हम संवैधानिक डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी फोर्थ लार्जेस्ट नहीं, अब फिफ्थ लार्जेस्ट हो गया। एक स्पॉट गिर गया, क्या लोगों को पता है कि एक स्पॉट हमारी इकोनॉमी का गिर गया? अब हम फिफ्थ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक पावर है, फिफ्थ लार्जेस्ट। क्या ये सब पे बात हो रही है? ये सब पे चर्चा हो रही है? चर्चा हिंदू मुसलमान पे हो रही है, चर्चा चर्चा त्योहारों पे हो रही है। जो त्योहार जो पहले हिंदू मुसलमानों के साथ मिल करके मनाता था, जो त्योहार मुसलमान हिंदू के त्योहार में रंग खेलते थे, पटाखे फोड़ते थे, पहले जो अमन चैन और भाईचारा था, आज वो राजनीति के रंग में घुल गया है। क्या आज चर्चा इतनी महंगाई, जब आपने मुझसे लगातार सवाल बिजली पे किया, महंगाई पे किया, बेरोजगारी पे किया, क्या चर्चा हिंदू मुसलमान पे होनी चाहिए?
त्योहारों को लेकर के होनी चाहिए। त्योहार तो बहुत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, आज वो कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा बनाने का अगर कोई काम कर रही है तो सरकार बनाने का काम कर रही है। मैं फिर से बोलूंगा कि मुद्दे बहुत क्लियर हैं। जनता के मुद्दे लेकर के समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, चाहे बिजली का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, खास करके बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के उतरने का काम करेंगे और नौजवानों को जोड़ने का काम करेंगे, नौजवानों के हक और हित की बात करने का काम करेंगे और नौजवानी अपने साथ पूरे परिवार को लेकर के इनके विरुद्ध वोट डालने का काम करेंगे। सर, जैसे आपने युवाओं की बात की, युवाओं में अभी भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं सरकार जहां पहले कही थी कि नीट पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन तमाम कई बोले कुछ सवाल लीक हुए थे, लेकिन अब जो नीट पेपर का जो दोबारा री एग्जाम हो रहा है, अब वायुसेना द्वारा पेपर मतलब हर जगह सेंटर पे भेजा जाएगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, मेरी पूरी संवेदनशीलता अपने नौजवानों के प्रति है। एक नौजवान होने के नाते मुझे भी पता है कि क्या प्रेशर होता है, खास करके जब हम तो एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जो नौजवान गरीब तबके से आते हैं, जो सिर्फ अपने घर का पैसा खर्चा करके कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताब खरीदते हैं और पेपर का एंट्री फीस भरते हैं, उनके लिए जब पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उनका पूरे भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। आज कितनी हास्यास्पद बात यह है कि एक एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मंत्रालय बना हुआ है, वहाँ के कर्मचारी अधिकारी हैं जो हमारे और आपके टैक्स से पैसे लेकर के तनख्वाह लेते हैं, लेकिन फिर भी आज एयरफोर्स को लगना पड़ रहा है पेपर को डिलीवर करने में। कल ये मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अब इंडियन एयरफोर्स नीट का पेपर डिलीवर करेगी। तो जो सिस्टम है, जो अधिकारी पेंशन ले रहे हैं, जो अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं, क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या ये काम उनका नहीं था? एनटीए के चेयरमैन क्या कर रहे हैं? एनटीए के चेयरमैन को कोई जवाबदेही नहीं है। एनटीए के चेयरमैन को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक नए इंसान को वहां पे आना चाहिए जो पारदर्शिता से नौजवानों का और हमारे जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको जवाब दे सके, उनको बता सकें कि कब उनका पेपर होगा, समय पे होगा और पेपर लीक नहीं होगा। आर्मी जिसको बॉर्डर को कंट्रोल करना चाहिए, आर्मी एयरफोर्स जिनको हमारी स्काइज को देखना चाहिए, हमारे आकाश को देखना चाहिए, हमारे नेवी जिसको हमारे समुद्र को देखना चाहिए, वो अब हमारे देश के मुद्दे में, एजुकेशन के मुद्दे में अगर आके हस्तक्षेप उनको करना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा शर्मसार की बात कोई पहले नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के सांसद को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।